सुनहरी पट्टी वाली लाल साड़ी पहनकर जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे देखकर आदित्य की आंखें चमक उठीं। आगे बढ़कर मुझे अपने पास बाहों में लेकर वह बोले, छोड़ो पल्लवी, क्या करना है शादी वादी में जाकर, तुम आज इतनी प्यारी लग रही हो कि बस तुम्हें बाहों में लेकर प्यार करने को जी चाह रहा है। क्या आप भी? मैंने स्वयं को धीरे से छुड़ाते हुए कहा। राजवीर आपका सबसे करीबी दोस्त है, उसकी शादी में नहीं जाएंगे तो वह बुरा मान जाएगा। वैसे भी इस परदेश में आपके मित्र ही तो हमारा परिवार हैं। चलिए अब देर मत कीजिए। अच्छा, लेकिन पहले कहो कि तुम मुझे प्यार करती हो। हाँ बाबा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरा लहजा एकदम सपाट था। आदित्य कुछ देर गौर से मेरी आंखों में झांकते रहे, फिर बोले, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी संवर गई है। अपने आप को बहुत खुशनसीब समझने लगा हूँ मैं। फिर भी ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे तुम दिल से मेरे साथ नहीं हो, कि जैसे कोई समझौता कर रही हो। पल्लवी, सच बताओ, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? मैं सिहर उठी। क्या आदित्य ने मेरे मन में झांक कर सब देख लिया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुद को संयत कर मैंने इतना ही कहा। आप भी कैसी बातें करते हैं? मेरे खुश न होने का क्या कारण हो सकता है? इस वक्त मुझे बस समय से पहुंचने की चिंता है और कोई बात नहीं। शादी से वापस आते आते काफी देर हो गई थी। आदित्य तो बिस्तर पर लेटते ही सो गए, लेकिन मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। पुरानी यादें दस्तक देकर मुझे बेचैन कर रही थीं, ऐसे में नींद कहाँ से आती। कितने खुशनुमा दिन थे वे। स्कूल के बाद कॉलेज में प्रवेश, बेफिक्र यौवन, आंखों में सपने और उमंगों के उस दौर में अंजलि का साथ। अंजलि प्यार से सब उसे अंजू बुलाते थे। दूध में घुले केसर सी उजली रंगत, लंबी घनी केशराशि, उज्ज्वल दंता पंक्ति और अत्यंत मासूम लावण्य। जीवन को भरपूर जीने की चाह, समस्याओं का साहस से सामना करने का जज्बा, हर परिस्थिति में हंसते रहने की अद्भुत क्षमता। मैं उसकी रहन सहन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। हम दोनों कब पक्की सहेलियां बन गईं, खुद हमें भी पता ना चला। फिर तो कभी वह मेरे घर, कभी मैं उसके घर होती। साथ नोट्स बनाते और खूब गप्पे लड़ाते। माँ मजाक में कहती, जिसकी शादी पहले होगी वह दूसरी को दहेज में ले जाएगी। और हम खिलखिलाकर हंस पड़ती। एक दिन अंजलि ने मुझसे कहा, आज भाई घर आने वाला है, इसलिए मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, तू शाम को आना। मिलवाऊंगी तुझको आकाश से। काफी दिन के बाद घर आ रहा है, इसी वजह से वह बहुत उत्साहित थी। शाम को अंजलि के घर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाए और दरवाजे से थोड़ा टिककर खड़ी हो गई। लेकिन अपनी बेख्याली में मैंने देखा ही नहीं कि दरवाजा सिर्फ भिड़ा हुआ था, अंदर से बंद नहीं। मेरा वजन पड़ने से वह एक झटके से खुल गया, मगर इससे पहले कि मैं गिरती, दो हाथों ने मुझे मजबूती से थाम लिया। मैंने जब सिर उठाकर देखा तो देखती ही रह गई। अंजलि जैसा ही उजला रंग, चौड़ा सीना, ऊंचा कद। तो ये था कैप्टन आकाश राणा। उसकी नजरें भी मुझ पर टिकी हुई थीं, जिनकी तपस से मेरा चेहरा सुर्ख लाल हो गया और मेरी पलकें स्वतः ही झुक गईं। लो, तुम तो मेरे मिलवाने से पहले ही भाई से मिल ली। तो कैसा लगा मेरा भाई? अंजलि की खनकती आवाज से मेरा ध्यान बंट गया। उसके बाद मैं ज्यादा देर वहां नहीं रह पाई, जल्दी ही बहाना बनाकर घर लौट आई। उस पूरी रात जागती रही। मैं उन बलिष्ठ बाहों का घेरा रह रहकर महसूस करती रही। ऐसी अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। सारी रात अपनी भावनाओं का विश्लेषण करते करते ही बीत गई। आकाश को घर में सब अंश बुलाते थे, उससे अक्सर ही मेरा सामना हो जाता था। वह अंजलि को ले जाता घूमता और ऊपर से अंजलि मुझे तंग करती साथ चलने को। मैं अक्सर तो नहीं जाती थी, पर कभी कभार जाती थी। मुझे बेचैनी होती। एक पुरुष उसको रोज घुमाता और अंजलि मुझे भी साथ पकड़कर ले जाती। ऊपर से सताने के लिए मैं थी ही। दोनों भाई बहन एक से थे। रास्ते भर मुझे लेकर हंसी ठिठोली करते रहते, मुझे चिढ़ाने का एक भी मौका न छोड़ते। मगर मेरा उनकी बातों में ध्यान कहाँ होता। मैं तो आकाश की मौजूदगी से ही रोमांचित हो जाती।
दिल जोर जोर से धड़कने लगता, उसका मुझे कनखियों से देखना, मुझे छेड़ना और मेरे शर्माने पर धीरे से हंस देना। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। कभी कभी डर भी लगता कि कहीं ये खुशी छिन न जाए। मन में यह सवाल भी उठता कि मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। आखिर आकाश ने तो मुझे कोई उम्मीद नहीं दी थी। वो तो मेरी ही कल्पनाएं थीं जो उड़ान भरने लगी थीं। अपने प्रश्न का मुझे जल्दी ही उत्तर मिल गया। एक शाम आकाश और अंजलि उनके घर के बरामदे में कुर्सी डाले बैठे थे। तभी आंटी पोहे बनाकर ले आईं। मैं सोच रही हूँ कि इस राजपूत के लिए कोई राजपूतनी ले आऊं, आंटी ने आकाश को छेड़ते हुए कहा। मम्मा, भाई को राजपूतनी नहीं, बंगाली चाहिए। अंजलि मेरी ओर देखकर बड़े अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। आंटी मेरी और आकाश की ओर हैरानी से देखने लगी, पर आकाश झट से उठ खड़ा हुआ। क्या अंजलि, तुम भी? हर बात की जल्दी होती है तुम्हें। मुझे तो कह लेने देती पहले। आकाश ने आगे क्या कहा, ये सुनने के लिए मैं वहां नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद ही मेरे मोबाइल पर उसका फोन आया। अपनी शैली के विपरीत आज उसका स्वर गंभीर था। सॉरी पल्लवी, मैं खुद तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन अंजलि ने मुझे मौका ही नहीं दिया। खैर, मेरे दिल में क्या है, ये तो सामने आ चुका है। अब अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं मम्मी पापा से बात करूं। वैसे, एक फौजी की जिंदगी तमाम खतरों से भरी होती है। अपने प्यार के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। अच्छी तरह सोचकर मुझे जवाब देना, मैंने धीरे से कहा। सोचना क्या है, मैं मन से तुम्हारी हो चुकी हूँ। अब जैसा भी है, मेरा नसीब तुम्हारे साथ है। हमारे प्यार को परिवार की सहमति मिल गई और तय हुआ कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद हमारा विवाह किया जाएगा। आकाश की छुट्टियां खत्म होने को थीं। उसके वापस जाने से पहले जो लम्हे मैंने उसके साथ गुजारे, वे मेरे जीवन की अमूल्य निधि हैं। उसका शालीन व्यवहार, मेरे प्रति उसकी संवेदनशीलता और प्रेम के वे कोमल क्षण मुझे भाव विभोर कर देते। उसके साथ भविष्य की कल्पनाएं एक सुखद अनुभूति देती। पर तभी पड़ोसी देश के अचानक आक्रमण करने की वजह से सीमा पर युद्ध के हालात उत्पन्न हो गए। एक फौजी के परिवार को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, इसका अंदाजा मुझे उस वक्त ही हुआ। टीवी पर युद्ध के हृदय विदारक दृश्य, फौजियों के निर्जीव शरीर, उनके परिजनों का करुण रुदन देखकर मैं विचलित हो जाती। मन हर वक्त तरह तरह की आशंकाओं से घिरा रहता। बस आकाश की कुशलता की प्रार्थना करते ही दिन कटता। ऐसे में एक दिन मैं अंजलि के साथ बैठी थी कि आकाश की बटालियन से फोन आया। आकाश को लापता कर दिया गया था। माना जा रहा था कि दुश्मन देश के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया है। कुछ पल के लिए तो हम सब जड़ रह गए। फिर मन की पीड़ा आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकली। वहां आकाश ना जाने कितनी यातनाएं झेल रहा था और यहाँ हम खुद को कितना बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे। युद्ध की समाप्ति पर दुश्मन देश ने अपने पास युद्ध बंदी होने की बात पर साफ इनकार कर दिया। हमारी कोई कोशिश काम न आई। हम जहाँ भी मदद की गुहार लगाते, हमें आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिलता। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। वक्त गुजरता गया, इतना सब होने के बाद भी जिंदगी रुकी नहीं। वाकई ये बड़ी निर्मोही होती है। जीवन तो पुराने ढर्रे पर लौट आया, लेकिन मेरा मन तो मर चुका था। अंजलि और मैं अब भी साथ ही कॉलेज जाते, मगर आकाश अपने साथ हमारी हंसी खुशी सब ले गया। बस जीना था तो सांसें ले रहे थे। ऐसे ही निरुद्देश जीवन बस एक शून्य भर रह गया था। फिर हम दोनों ने साथ ही ITI का कोर्स भी कर लिया। तब एक दिन मम्मी ने मुझे आदित्य की तस्वीर दिखाई। मैं जानती हूँ कि तुम आकाश को भुला नहीं पाई हो, लेकिन बेटा ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हें आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। इसे देखो, माता पिता सूरत में रहते हैं और खुद अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। अगर तुम कहो तो बात आगे बढ़ाएं, वे मुझे समझाने के स्वर में बोलीं। उनकी बात सुनकर मैं तड़क उठी। आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? मम्मी, मैं आकाश के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप एक औरत हैं, कम से कम आप तो क्यों परेशान होती हैं? आप लोगों को मेरा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। जल्दी ही मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी।
तो क्या जिंदगी भर कुंवारी रहोगी? हाँ, अब मेरा स्वर तल्ख होने लगा। फिर तो आप निश्चिंत रहेंगी ना? पागल हो गई हो क्या? हमने कब तुम्हें बोझ कहा? लेकिन हम कब तक रहेंगे? इस समाज में आज के दौर में एक अकेली औरत का जीना आसान नहीं है। उसे ना जाने कितने कटाक्ष और दूषित निगाहों का सामना करना पड़ता है। कैसे जी पाओगी तुम? समझ क्यों नहीं रही हो? मम्मी परेशान हो उठी, मगर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं कुछ समझना नहीं चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं सिर्फ आकाश से प्यार करती हूँ और आकाश का कुछ पता नहीं। वह जिंदा भी है या कुछ पता नहीं। अंजलि की धीमी आवाज सुनकर हम दोनों चौंक पड़ीं। वो ना जाने कब से खड़ी हमारी बातें सुन रही थी, लेकिन हमें पता ही न चला। मम्मी कुछ झेप कर रह गईं, लेकिन उसने उन्हें दिलासा दिया, मैं बात करती हूँ, कहकर वो हमें अकेला छोड़कर चली गई। पल्लवी, तू कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। तू भूल रही है, जिसके बारे में तू ये सब बातें कर रही है, वो तेरा ही भाई है। जानती हूँ, लेकिन हकीकत से भी तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पूरा करना भी तो हमारा फर्ज है। तुम्हें शायद भाई के लौटने की आस है, लेकिन अब तक नहीं लौटे तो हम किस आधार पर उम्मीद लगाएं? लेकिन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है पल्लवी। तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। तुम चाहती हो कि वे जीवन भर तुम्हारे दुख में घुलते रहें। क्या तुम्हारा उनके प्रति कोई फर्ज नहीं है? अपनी जिम्मेदारियों को सामने रखोगी तो फैसला लेना आसान हो जाएगा। उस दिन हम दोनों सहेलियां आपस में लिपटकर खूब रोईं। फिर मैं आदित्य से विवाह करके अमेरिका आ गई, मगर मैं आकाश को एक दिन के लिए भी नहीं भूल पाई। हालांकि मैंने आदित्य को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, अपने हर कर्तव्य का निर्वहन भली भांति किया, पर मेरे मन में उसके लिए प्रेम पनप ही न सका। मेरे मन मंदिर में तो आकाश बसा था, आदित्य को कहाँ जगह देती? यही बात मुश्किल भी खड़ी करती। मैं कभी मन से आदित्य की पत्नी ना बन पाई। उसके सामने जब अपने आप को समर्पित करती, तब मन आकाश की कल्पना करता। खुद पर गलानी होती, लगता मैं आदित्य को धोखा दे रही हूँ। आखिर उसकी तो कोई गलती नहीं थी। फिर क्यों उसे अपने हिस्से के प्यार से वंचित रहना पड़े? अब वही तो मेरे जीवन का सच था। मगर अलार्म की आवाज ने विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। सारी रात सोचते सोचते ही बीत गई। एक ठंडी सांस लेकर मैं उठ खड़ी हुई। फिर 1 साल बाद ही भारत आना हुआ। इस बीच अंजलि का विवाह भी हो चुका था। जब इस बात का पता चला तो मन में एक टीस सी उठी थी। तुम्हारी पसंद का मूंग का हलवा बनाया है। वहाँ तो क्या खाती होगी तुम ये सब? मम्मी मेरे आने से बहुत उत्साहित थी। अंजलि कैसी है मम्मी? वो अपने ससुराल में ठीक तो है ना? हाँ, वो भी आई है अभी मायके। अच्छा, तो मैं जाऊंगी उससे मिलने, मैंने खुश होकर कहा। इस पर मम्मी कुछ खामोश हो गईं, फिर धीरे से बोलीं, हमने तुमसे एक बात छिपाई थी। अंजलि की शादी के कुछ दिन पहले ही आकाश रिहा किया गया था। उसका एक पांव बेकार हो चुका है, बैसाखियों के सहारे ही चल पाता है। अभी महीना भर पहले ही उसका भी विवाह हुआ है। तुम वहां जाओगी तो जाहिर है अत्यंत असहज महसूस करोगी। बेहतर होगा किसी दिन अंजलि को यही बुला लेना। ये सुन ऐसा लगा मानो मुझ पर बिजली गिर गई हो। नियति ने कैसा क्रूर मजाक किया था मेरे साथ। आकाश की रिहाई हुई तो मेरी शादी के फौरन बाद किस्मत के अलावा किसे दोष देती। समय मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुका था। अब हो भी क्या सकता था। इसी उधेड़ बुन में कई दिन निकल गए। पहले सोचा कि अंजलि से बिना मिले ही वापस लौट जाऊंगी, लेकिन फिर लगा कि जो होना था हो गया। उसके लिए अंजलि के साथ जो मेरा खूबसूरत रिश्ता था उसे क्यों खत्म करूं? अजीब सी मनोदशा में मैंने उसके घर का नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर मेरी धड़कनें बढ़ जाती थीं। विधि की कैसी विडंबना थी। जो मेरा सबसे ज्यादा अपना था, आज वही पराया बन चुका था। मैं अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाई, रुंधे गले से इतना ही बोल पाई, मैं पल्लवी, कैसी हो तुम? आकाश का स्वर भी भीगा हुआ था। ठीक हूँ, और आप? मैं भी बस ठीक ही हूँ। मुझे अंजलि से बात करनी थी। अभी तो वह घर पर नहीं है। ठीक है,
कहकर मैं रिसीवर रखने लगी कि तभी आकाश बोल उठा। रुको पल्लवी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जानता हूँ कि मेरा अब कोई हक नहीं, लेकिन क्या आज एक बार और तुम मुझसे शाम को उसी कॉफ़ी शॉप पर मिलोगी जहाँ मैं तुम्हें ले जाया करता था? एक पल को लगा कि कह दूँ हक तो तुम्हारा अब भी इतना है कि बुलाओगे तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन ये सच कहाँ था, अब दोनों के जीवन की दिशा बदल गई थी। अग्नि के समक्ष जिस मर्यादा का पालन करने का वचन दिया था, उसे तो पूरा करना ही था। अब किस हैसियत से मिलूं मैं आपसे? हम दोनों शादीशुदा हैं और आपकी नज़रों का सामना करने का साहस नहीं है मुझमें। किसी और से शादी करके मैंने आपको धोखा दिया है। नहीं, आपकी आंखों में अपने लिए घृणा और तृष्णा का भाव नहीं देख सकती मैं। फिर ऐसा धोखा तो मैंने भी तुम्हें दिया है पल्लवी। जो कुछ भी हुआ हालात के चलते हुआ, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता। मेरे दिल पर जैसे बहुत बड़ा बोझ है, तुमसे बात करके खुद को हल्का करना चाहता हूँ। बाकी जैसा तुम ठीक समझो। मैं जानती थी कि मैं उसे इनकार नहीं कर सकती थी। एक बार तो मुझे उससे मिलना ही था। मैंने आकाश से हाँ कह दिया कि मैं उससे 6 बजे मिलने आऊंगी। शाम को मैं 5:30 बजे ही कॉफ़ी शॉप पर पहुंच गई, लेकिन आकाश वहां पहले से ही मौजूद था। जब उसने मेरी ओर देखा तो उठकर खड़ा हो गया। ओह, क्या हालत हो गई थी उसकी। जेल में मिली यातनाओं ने कितना अशक्त कर दिया था उसे, और उसका बायां पैर बड़ी मुश्किल से बैसाखियों के सहारे खड़ा था। मैंने कभी सोचा भी न था कि उसे इन हालातों में देखना पड़ेगा। हम दोनों की ही आंखों में नमी थी। बेटर कॉफ़ी देकर चला गया था। अंजलि कैसी है? मैंने ही शुरुआत की। अच्छी है, एक गहरी सांस लेकर आकाश बोला। वो खुद को तुम्हारा गुनहगार मानती है। कहती है कि अगर उसने जोर न दिया होता तो शायद आज तुम मेरी। मैं निगाह नीची किए चुपचाप बैठी रही। गुनहगार तो मैं भी हूँ तुम्हारा, वह कहता रहा। तुम्हें सपने दिखाकर उन्हें पूरा न कर सका, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में था। पकड़े जाने पर मुझे भयंकर अमानवीय यातनाएं दी जाती। अगर हिम्मत हार जाता तो दम ही तोड़ देता। लेकिन तुमसे मिलने की आश ने ही उन कठिन परिस्थितियों में मुझे हौसला दिया। एक बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन पकड़ लिया गया। फिर एक दिन सुना कि दोनों तरफ की सरकारों में संधि हो गई है, जिसके तहत युद्ध बंदियों को रिहा किया जाएगा। मैं बहुत खुश था कि अब तुमसे आकर मिलूंगा और हम नए सिरे से जीवन की शुरुआत करेंगे। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो मेरी हताशा का कोई अंत न था। फिर अंजलि भी शादी करके चली गई। जेल में मिली यातनाओं ने मुझे अपंग कर दिया था। मैंने खुद को गहन निराशा और अवसाद से घिरा पाया। मेरे व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने लगा, जरा सी बात पर क्रोध आता, अपना अस्तित्व बेईमानी लगने लगा। उन्हीं दिनों निहारिका से मुलाकात हुई। उसने मुझे बहुत संभाल दिया और जीवन को फिर एक सकारात्मक दिशा मिल गई। मेरा खोया आत्मविश्वास लौटने लगा था। मैं तुम्हें तो खो चुका था, अब उसे नहीं खोना चाहता था। तुम मेरे दिल के एक कोने में आज भी हो, मगर निहारिका ही मेरे वर्तमान का सच है। मैं सोचने लगी कि एक पुरुष के लिए कितना आसान होता है अतीत को पीछे धकेलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना। फिर खुद पर ही शर्मिंदगी हुई। अगर आकाश मेरी याद में वैरागी बनकर रहता, तब खुश होती क्या मैं? बस तुम्हारी फिक्र रहती थी। पर तुम अपने घर संसार में सुखी हो, ये जानकर मैं सुकून से जी पाऊंगी। आकाश कह रहा था, मुझे खुशी है कि तुम्हें ऐसा साथी मिला है जिसके साथ तुम संतुष्ट हो। मैंने सहजता से कहने की कोशिश की, दिल पर कोई बोझ मत रखो। और अंजलि से कहना मुझसे आकर मिले। अब चलती हूँ, देर हो गई है। बिना उसकी तरफ देखे मैं मुश्किल से दबा रखावे आंसू बाहर आए। उठकर बाहर आ गई। जिन भावनाओं को अंदर बड़ी तीव्रता से दबाया था, वे उमड़ आईं। ये सोचकर ही कि अब दोबारा कभी आकाश से मुलाकात नहीं होगी, मेरा दिल बैठने लगा। अपने अंदर चल रहे इस तूफान से जूझती हुई मैं तेज कदमों से चलती रही। तभी पास में रखे मोबाइल की घंटी बज उठी। पल्लवी, मैं तो कब से तुम्हें मिस कर रहा हूँ। कब वापस आओगी तुम?
आदित्य का स्वर उभरा। जल्दी ही आ जाऊंगी, मैंने धीमे से कहा। बहुत अच्छा, पल्लवी, वह बात कहो न। कौन सी? वही, जिसे सुनना मुझे अच्छा लगता है। मैंने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जहन में आकाश का चेहरा, कंधा और आंखों में कैद आंसू स्वतंत्र होकर चेहरे पर लुढ़क आए। लेकिन अब आदित्य की आकृति साफ हो चुकी थी। आज मैं अपने पति की दिल से अर्धांगिनी बनने निकल पड़ी वहां से। तो बस, आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।